नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने परखी चारधाम यात्रा मार्ग की जमीनी हकीकत। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक किया यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण। सुनी जन समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश। उत्तराखंड लोक भवन में रखी गई नई इमारतों की नींव। राज्यपाल और सीएम धामी ने किया शिलान्यास। गिनाए फायदे, कहा एक ही भवन में मिलेगी हर सुविधा। किच्चा पहुंचे सचिव आनंद वर्धन ने एम्स सैटेलाइट सेंटर का किया निरीक्षण। परखी व्यवस्था, चारधाम यात्रा के मद्देनजर दिए जरूरी दिशा निर्देश। और रुड़की के लाठरदेवा शेख गांव में गौकशी के मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी नेता पर आरोप। ग्रामीणों ने कहा चमड़े के व्यापार के चलते घटना को दिया अंजाम। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबरों की शुरुआत चारधाम यात्रा की खबर से। बता दें कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को भी मुख्यमंत्री धामी जमीनी हकीकत को परखने के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने रुद्रप्रयाग में गुप्तकाशी तक चारधाम यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों से यात्रा की तैयारी पर अपडेट लिया। और इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और जनता की समस्या सुनने के साथ ही उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम में आयोजन बीजेपी जिला कार्यालय में हुआ, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब की जयंती के दिन उत्तराखंड वासियों को पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात दी। अब दिल्ली दूर नहीं है। हम सभी को जिन्होंने संविधान का मार्ग दिखाया, लोकतंत्र का मार्ग दिखाया, संविधान निर्माता, सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय का जिन्होंने मार्ग दिखाया, पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर बड़ी संख्या में हमारे सभी कार्यकर्ता भाई बहनों के बीच में, आप सबके बीच में, इस संगोष्ठी में मुझे आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ कि आपने मेरा आज जनपद रुद्रप्रयाग आने पर सभी हमारी बहनों ने, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने और मेरे युवा साथियों ने जोर जोर से नारे लगाकर, बहनों ने तिलक लगाकर, पुष्प सर पर रखकर पुष्प वर्षा करके। गुरुवार को राजधानी देहरादून स्थित लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुउद्देशीय भवनों का शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बताया कि लोक भवन परिसर में न केवल कर्मचारी बल्कि आम जन की सहूलियत को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि लोक भवन के परिसर में बनने वाले भवनों में डिस्पेंसरी होगी, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक चिकित्सा कक्ष होंगे। सूचना परिसर और कैफेटेरिया भी होगा। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग और उद्यान विभाग के भी कार्यालय बनाए जाएंगे। वहीं बिल्डिंग का डिजाइन पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला के अनुरूप होगा। किच्चा पहुंचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एम्स सैटेलाइट सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर व्यवस्थाओं को परखा गया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि सरकार का चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर फोकस है, लिहाजा आवश्यक सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। काम कर रही है, जो अभी बताया गया है कि ये जुलाई तक इसको तैयार करके हैंडओवर कर देंगे एम्स को। मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त माह में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। पहाड़ों पर गुलदार के हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो इन हमलों के लिए महिलाएं ही जिम्मेदार है। एक तो पहाड़ के लोग वैसे ही जंगली जानवरों की दहशत में जी रहे हैं और मंत्री जी हैं कि समाधान की जगह महिलाओं पर ही दोष मढ़ रहे हैं। पहाड़ की महिलाओं पर सुबोध उनियाल ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट पर। वन मंत्री का ये कैसा बयान। जंगली जानवरों के हमले पर मंत्री ने खड़े किए हाथ, महिलाओं को ही ठहरा दिया जिम्मेदार। पहाड़ों पर आए दिन गुलदार, बाघ और भालू लोगों पर हमला करते हैं,
लेकिन उत्तराखंड के वन मंत्री तो इतने बेबस है कि लोगों को बचाने के लिए अब उनके पास कोई उपाय नहीं है। जिन जंगलों पर पहाड़ के लोगों की आजीविका निर्भर करती है, वहां आखिर जाना ही क्यों है? ये उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल कह रहे हैं। मंत्री जी अब महिलाओं की गलतियां बता रहे हैं, उन महिलाओं की जो अपना घर चलाने के लिए जंगलों में लकड़ियां और घास लेने जाती। मंत्री जी तो बेचारे हैं। जनता को भी वन विभाग और वन मंत्री की मजबूरी समझनी चाहिए। जिस विभाग की जिम्मेदारी वन्य जीवन संघर्ष रोकने की है, उसी विभाग के मंत्री जंगली जानवरों के हमले रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इसलिए तो मंत्री कह रहे हैं कि अगर महिलाएं खुद जंगली जानवर के मुंह में जाएंगी तो गुलदार तो हमला करेगा ही। जरा उनका ये बयान तो सुनिए। हजारों हमने अवेयरनेस कैंप अपने सेक्शन स्तर में चलाए कि ताकि लोगों को, अब देखिए लोग कई बार मुझे शिकायत आती है, साहब हमने फलानी औरत को मना किया कि मत जाओ लकड़ी अकेले लेने, नहीं मानती क्योंकि उनकी आजीविका जुड़ी है, और जंगल में लकड़ी लेने गए और गुलदार उन्होंने खा लिया। तो इसमें देखिए अगर आप स्वयं जंगली जानवर के मुंह पे जा रहे हैं उनको क्या कर लेगा। तो यानी गलती महिलाओं की है। घर में भूखे रहो, चूल्हे चौके बंद कर दो, पर लकड़ियां लेने मत जाओ या फिर पलायन कर लो, क्योंकि पहाड़ में वन मंत्री और वन विभाग जंगली जानवरों के हमले रोकने में नाकाम है और जान बचानी है तो अपने घरों से निकलना बंद कर दो। मंत्री के बयान को सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि ये मंत्री उसी पार्टी के हैं जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के दावे करती है। एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल के लिए सहयोग मांग रहे और महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प ले रहे, लेकिन उन्हीं की सरकार के मंत्री महिलाओं के सशक्त होने पर सवाल उठा रहे हैं। पहाड़ में रहने वाली महिलाएं मंत्री की नजर में इतनी सशक्त नहीं है कि अकेली जंगल जा सके। मंत्री जी की नजर में शायद वो और उनका विभाग ही काबिल है जो जंगली जानवरों के हमले रोकने में तो पीछे है, पर जंगली जानवरों से दूरी बनाने में माहिर है। तभी तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जंगली जानवरों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में पब्लिक अवेयरनेस से ही हमलों में कमी आ सकती है। उसके अलावा हम लोग रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं कि ताकि कुछ जब हमारे जो घनत्व के हिसाब से सबसे हमारी संख्या बहुत ज्यादा है टाइगर्स की, लेपर्ड की, तो हम कुछ रेस्क्यू सेंटर्स में कुछ बूढ़े और घायल बाघों के लिए उसका टाइगर्स में भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पब्लिक अवेयरनेस से ही इसको कम किया जा सकता है। और अगर पब्लिक जनता जागरूकता से काम नहीं करेगी, फॉरेस्ट फायर हो, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो, इसके लिए सबसे बड़ा हथियार तो पब्लिक अवेयरनेस है। मंत्री जी ने तो पब्लिक अवेयरनेस और जंगल में महिलाओं को ना जाने की सलाह देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन मंत्री जी जरा ये तो बताइए कि जब गुलदार घर पर आ जाए तो क्या करें? हाल ही में पौड़ी में 4 साल की मासूम बच्ची को गुलदार घर की दहलीज से उठाकर ले गया था। बच्ची का शव घर से कुछ दूर जंगल में मिला था, तो वहीं 11 साल के बच्चे पर उसी के घर की बालकनी में गुलदार ने हमला किया था। ऐसी कई घटनाएं, तो इस पर मंत्री जी आप क्या सफाई देना चाहेंगे? एक तरफ तो आपकी सरकार महिलाओं को उज्ज्वला योजना से जोड़कर मिट्टी के चूल्हों से दूर रखने के लिए प्रेरित करती है, पर वैश्विक संकट की स्थिति में जब घंटों लाइन में खड़ा रहने के बाद भी गैस न मिले तो उन महिलाओं के लिए लकड़ियां जलाकर खाना बनाना ही एक सहारा है। पर आपने तो समस्या के समाधान की जगह महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि आप शायद पहाड़ की उन असुविधाओं से कोसों दूर रहते हैं जिनसे वहाँ की महिलाएं हर रोज लड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री खजान दास ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर अपडेट लिया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बैठक का मकसद हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ सुनिश्चित करना था, लिहाजा इसी दिशा में अधिकारियों को काम करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे। पूरी जानकारी के तहत आज सभी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई और कितनी हमारी योजनाएं संचालित हो रही है और कितनी योजनाओं को हम मूर्त रूप दे चुके हैं, धरातल में कितनी बनके तैयार हो गई है। जैसा एक हमारा ढांचा है उसी के तहत आज ये बैठक ली गई है और ये भी कहा गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ नया होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, उसी के निमित्त दिशा निर्देश दिए गए।
लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस का हाल बदलता दिख नहीं रहा है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे के बाद भी पार्टी के भीतर अंतर्कलह दूर नहीं हो पा रही है। अब कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी के पोस्ट ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। हरीश रावत पर तंज कसते हुए प्रकाश जोशी का यह पोस्ट बता रहा है कि 2027 चुनाव में भी कांग्रेस को पहले अपनों से लड़ना होगा। देखिए रिपोर्ट। कब खत्म होगी कांग्रेस की अंतर्कलह? कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी के पोस्ट ने मचाई हलचल। हरदा पर प्रकाश जोशी का तंज। 2027 में आपसी झगड़ा क्या लाएगा रंग? उत्तराखंड कांग्रेस में लाख कोशिशों के बाद भी स्थिति संभलती नहीं दिख रही है। लगता है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के हाथ से भी पार्टी निकल चुकी है, क्योंकि प्रभारी के उत्तराखंड दौरे पर आने के बाद भी पार्टी के भीतर हालात वही ढाक के तीन पात नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सियासी हलचल पैदा कर दी है। हरीश रावत को निशाने पर लेते हुए उन्होंने जो पोस्ट किया उससे साफ है कि कांग्रेस के भीतर अब भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ है। ये प्रकाश जोशी का पोस्ट है। इसमें उन्होंने दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक का जिक्र किया और बैठक से हरीश रावत के उठकर चले जाने का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी बीच बैठक के समाप्त होने से पहले बैठक से चले गए। अगले ही दिन से आश्चर्यजनक रूप से दो बातें फैलाई गई। एक कि बैठक में रावत जी प्रकाश जोशी की किसी बात से नाराज हो गए। दूसरा, प्रकाश जोशी ने हरीश रावत जी द्वारा प्रस्तावित किसी नाम का विरोध किया, क्योंकि प्रकाश जोशी रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए ज्वाइनिंग का विरोध कर रहे हैं। ये अपने पोस्ट में प्रकाश जोशी ने लिखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने हरीश रावत पर तंज कसते हुए लिखा कि मैंने एक वरिष्ठ नेता को कहते सुना है कि मैं भले ही बुजुर्ग हो गया हूँ तो क्या हुआ, मैं रात को खांसने के काम तो आऊंगा, कम से कम चोर तो घर से दूर रहेंगे। कितनी सुंदर बात है, लेकिन जब मंशा खांस कर चोर भगाना ना हो बल्कि जानबूझकर खांस कर घर के बाकी लोगों की नींद खराब करना हो तो क्या ही कहना। बता दें कि प्रकाश जोशी का ये तंज हरीश रावत के उस पोस्ट पर आया जब सियासी अवकाश के दौरान हरीश रावत ने इस तरह का पोस्ट किया था। अब प्रकाश जोशी के इस पोस्ट से ये साफ है कि कांग्रेस की रार फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। कांग्रेस में लोकतंत्र है और उस के तहत हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वक्त जो है जंग के मैदान में उतरने का है। तो इस समय हम आपसी मतभेदों को बुला करके कांग्रेस की कैसे वापसी हो, इसके लिए हम सबको कार्य करना चाहिए। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि सभी लोग जो है इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम भी करेंगे और कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने में अपना संपूर्ण योगदान देने का काम करेंगे। सियासी अवकाश से भले ही वापस लौट चुके हों हरीश रावत, लेकिन उनकी नाराजगी अभी कम नहीं हुई है और अगर पार्टी का हाल ऐसा ही रहा तो ये समझना मुश्किल नहीं कि 2027 चुनाव में कांग्रेस किस स्थिति में होगी। पार्टी को दूसरों से पहले अपनों से लड़ना होगा, पार्टी में एकजुटता लाना होगा, लेकिन फिलहाल स्थिति दूर दूर तक ऐसी नजर नहीं आती। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बता दें कि मसूरी विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को 2027 के चुनाव में पार्टी संगठन के अंदर ही चुनौतियां मिलने लगी है। दरअसल देहरादून नगर निगम के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा भी मसूरी विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। गामा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी इस तैयारी को लेकर उनका कहना है कि मसूरी विधानसभा सीट कोई मंत्री गणेश जोशी की नहीं बल्कि बीजेपी की सीट है। संगठन यदि 2027 विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देता है तो यकीनन मसूरी विधानसभा में जीत का परचम लहराएंगे। मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है और इस समय जो है पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी सीट है तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे चुनाव लड़े हैं और कमल के निशान पे जो है चुनाव जो लड़ेगा वो जीतेगा और हमारे को भारतीय जनता पार्टी हमें भी टिकट देगी तो निश्चित रूप से हम भी जीत कर दिखाएंगे और मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट।
गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल पर निशाना साधा है। दरअसल मामला बंगाली समाज को बांग्लादेशी कहे जाने से जुड़ा है। आरोप है कि अपने एक संबोधन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने बंगाली समाज को बांग्लादेशी कह दिया, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे में अब स्थानीय विधायक अरविंद पांडे ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को शब्दों के सही चयन की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बंगाली समाज हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है जो हिंदुत्व पर चलता है। जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं गणेश कोदियाल, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे और मुख्यमंत्री के इस बयान पे उन्होंने कटाक्ष किया और उन्होंने कहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि प्रदेश का हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे और एक तरफ बंगालियों को लाके यहाँ बसा के डेमोग्राफी चेंज करने का काम भाजपा कर रही है। यानी कांग्रेस के मन में बंगालियों के प्रति कोई इज्जत नहीं है। राजधानी देहरादून में निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को भी स्कूलों की मनमाने की शिकायत को लेकर अभिभावक कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी सविन बंसल से स्कूल प्रबंधन नियम के अनुसार फीस निर्धारित करने का आग्रह किया। विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस तरह के हालात राजधानी देहरादून के निजी स्कूलों के हैं, यदि कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में अभिभावक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। प्रदेश के अंदर कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि हम इनको सुव्यवस्थित कर सकें। हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो फिर ये न्यायालय जाएंगे, न्यायालय जो है फिर जो इस प्रदेश में कानून ना होने की वजह से तदनुसार निर्णय लेगा। लेकिन मैं जिलाधिकारी का कहा कि भाई जिन स्कूलों के बारे में शिकायत है उनके जो है जो स्कूल को संचालित करने वाले लोग हैं उनको बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि भाई इस तरह से भी इनता जो है ताशा जो है फीस वृद्धि ना करे, और उससे जो है लोगों में आक्रोश है। और मैं समझता हूँ कि इस पर सरकार को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी समय लेने का प्रयास कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी मुझे समय देंगे तो मैं उनके पास भी जाऊँगा, कहूँगा कि भाई ये जो स्थिति है बहुत ही भयावह है। मंगलौर स्थित नगर पालिका परिसर में जनगणना को लेकर विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जनगणनाकर्ता और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान जनगणनाकर्ता को घरों की गणना, उसमें रहने वाले सदस्यों की संख्या और मकानों का सही आंकलन करने का तरीका सिखाया जा रहा है। ये प्रशिक्षण अभियान 25 अप्रैल से 24 मई तक चलने वाला है। सीबीएसई 10th बोर्ड की रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और उत्तराखंड की रुद्रपुर की हर्षा ने इतिहास रच दिया है। हर्षा ने बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हुए 100% मार्क्स हासिल किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 500 में से 500 नंबर हासिल करने वाली हर्षा ने बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन लिए ये कमाल कर दिखाया। देखिए रिपोर्ट। सीबीएसई 10th बोर्ड की रिजल्ट घोषित, उत्तराखंड की हर्षा बनी टॉपर, 100% मार्क्स लाकर रचा इतिहास, 500 में से पूरे 500 अंक किए हासिल। उत्तराखंड के रुद्रपुर की रहने वाली हर्षा ने इतिहास रच दिया है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में हर्षा ने टॉप किया है और 100% मार्क्स हासिल किए हैं। हर्षा ने 500 में से पूरे 500 अंक हासिल कर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। सबसे खास बात यह है कि हर्षा ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह की कोचिंग या ट्यूशन का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सेल्फ स्टडी करके एग्जाम की तैयारी की। हर्षा की सफलता उन छात्रों के लिए प्रेरणा है जो मानते हैं कि बिना कोचिंग के अच्छे मार्क्स लाना मुमकिन नहीं, लेकिन इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है हर्षा ने। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अभी तक। सारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स के सपोर्ट से ही यहाँ पर आई हूँ। थैंक यू। आप जो भी देख रहे हैं उनका भी रिजल्ट अच्छा हुए। बता दें कि रुद्रपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा हर्षा ने अपनी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर यह मुकाम हासिल किया। जैसे ही परिणाम घोषित हुए, स्कूल परिसर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर्षा को बधाई देने वालों का तांता लग गया। हर्षा की मां ने भी बेटी की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। उसने बहुत मेहनत किया और जो घर पे भी अच्छी है, स्कूल पे भी अच्छी लड़की नाम तो ले रखी है, वैसे ही उसका नंबर भी अच्छा ही आया। आज हर्षा ने 10वीं परीक्षा टॉप कर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है। रफ्तार मीडिया के लिए रुद्रपुर से गौतम सरकार के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र स्थित एटीएस कॉलोनी में एक बार फिर बिल्डर की दबंगई देखने को मिली है, जहां गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर दीवार निर्माण का विरोध करने पर बिल्डर ने डीआरडीओ साइंटिस्ट को पीट दिया। तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में आरोपी बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद गुरुवार को एटीएस कॉलोनी के लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसपी देहात जया बलूनी ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। एटीएस कॉलोनी में 13 तारीख को दोपहर में पुनीत अग्रवाल जी एक वहाँ पे हैं, जिन्होंने सीनियर साइंटिस्ट रेजिडेंट हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों डीआरडीओ में सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनको बहुत मारा पीटा। सुबह पहले उनके ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनको गाली दी, बहुत भद्दी, उनकी वाइफ को गाली दी। दोपहर में जब वो आए, उनसे बात हुई तो उन्होंने अपने घर में ले गए, उनको खूब मारा, उनका कान का पर्दा फट गया और जो उनकी वाइफ है उनको घसीट के अंदर ले जाने लगे। चिल्ला कह रहे थे कि जो है सालों को यहीं आज जान से मार के खोद के इसी में गाड़ देंगे और बुरा हाल आतंक मचा रखा है उन्होंने। देखिए 13 तारीख को वहाँ पर एक जो घटना हुई थी उसमें एक जो वहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट हैं उनके द्वारा बताया गया था कि जो एटीएस कॉलोनी में पुनीत अग्रवाल है उनके द्वारा उनके साथ मारपिटाई की गई है। इसके बाद एप्लीकेशन दी गई थी तो पुनीत अग्रवाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उसी पर कार्रवाई को लेकर अभी बाकी लोग भी यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे, जो कि बता रहे थे कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें प्राथमिकी दर्ज है और इसमें जो आगे कार्रवाई है उसके विषय में उनको बताया गया है कि जो विवेचना है उसमें जो विधिक कार्रवाई होगी उसके अनुसार की जाएगी। नरेंद्रनगर में सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी संगठन ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नाराज कर्मचारियों ने कोषागार परिसर में एक दिवसीय धरना दिया और संगठन ने आरोप लगाया कि कोषागार द्वारा कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों का गोल्डन कार्ड स्कीम से बाहर कर दिया गया है। इस वजह से उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में समस्या आ रही है। हालांकि अब कोषाधिकारी ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। सिंह नेगी जी जो कि हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके गोल्डन कार्ड को जो है बंद कर रखा है, जबकि उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि हमने बंद करना है इसको। तो इस संबंध में आज हमने 2-3 लेटर लिखने के बाद भी जब हमको कोई सूचना नहीं मिली तो हमारा एक दिवसीय धरने का जो एक पत्र हमने जारी किया था, उसी क्रम में हमें आज यहाँ पर धरना पर बैठे। वार्ता हुई है कोषाधिकारी महोदय से, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हमने जो है ये पत्र जो है डेटा सेंटर को लिख दिया है। डेटा सेंटर को लिखने के बाद जो वहाँ से आएगा, जो भी निर्णय आएगा उसका पालन हम करेंगे। देखिए पेंशन संघ वालों के 2-3 मुद्दे थे गोल्डन कार्ड को लेके। एक तो ये है कि कुछ कर्मचारियों का कहना, कुछ हमारे रिटायर वालों का कहना है कि उन्होंने ऑप्ट आउट का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, उसके बावजूद ऑप्ट आउट हुए हैं। तो एक हमारे ऐसे पेंशनर हैं, तो उनके लिए हमने डेटा सेंटर को लेटर भेज दिया है और इसकी प्रतिलिपि भी हम अभी उपलब्ध करा देंगे। इसके अतिरिक्त गोल्डन कार्ड बनाए जाने से संबंधित मुद्दा था जो कि हॉस्पिटल में बनाया जाएगा, ये हमें बता दिया है और यही मेन मुद्दे। रुड़की के लाठरदेवा शेख गांव में हिंदू संगठनों ने गौकशी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मामला 3 महीने पुराना है, लेकिन उसके साक्षी क्षेत्र में पड़ने वाले नाले में आज भी मौजूद है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता खुद नाले के गंदे पानी में उतरकर गौवंश के अवशेषों को बाहर निकाल रहे हैं। उधर ग्रामीणों का आरोप है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष ने चमड़े के व्यापार के चलते घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मुसलमान लोग हो जी, क्योंकि हिंदू लोग तो ऐसा खा नहीं सकते ना काम कर सकते, ये मुसलमान लोग हों और भाजपा का नेता है अनीश गौड़, ठीक है जी, उसके संरक्षक में ये कम से हमारे गांव के 17-18 लड़के हों जो हर काम में ये इसके ऐसे बना रखी इन्होंने अपनी एक पहुंच के उन आदमियों को पहला सबको अलग अलग जगह पर रखता है मिला को, ठीक है जी। और जी जो इन्होंने काटा था, जो उसका मटेरियल था, जो सामान था अंदर का, सिर और जी पैर जो थे वो सारे खाजा में गिरे इन लोगों ने। थाना झबरेड़ा का ये मामला जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ कल कुछ लोग आके उन्होंने बताया कि साहब हमें कहीं पर कुछ गौवंश के कुछ अवशेष मिले हैं। मैटर बहुत पुराना है और जैसा थाने ने वहाँ पर जाकर के विजिट किया तो हमने उसमें मुकदमा कर लिया है। बाकी कौन लोग हैं क्या हैं सुराग से पता से हमारी जारी है और जल्दी हम केस को वर्कआउट करेंगे।
उधर रुद्रपुर में ऑनलाइन फूड ऑर्डर उस वक्त विवाद का कारण बन गया जब एक बिरयानी ऑर्डर को लेकर शहर के त्रिशूल चौक क्षेत्र में जमकर हंगामा खड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक युवक ने ऐप के जरिए सौरभ नाम के चिकन पॉइंट से बिरयानी को ऑर्डर किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद लोकेशन को लेकर युवक को शक हुआ। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचा तो चिकन पॉइंट के ऑनर का नाम राशिद निकला। देखते ही देखते मौके पर माहौल और तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। रुड़की के जबरेड़ा थाना क्षेत्र की महिला ने उपजिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता ने अपने पति के रिश्तेदार पर उसकी जमीन का खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति नशे का आदी है। इसी का फायदा उठाकर नशे की हालत में रिश्तेदारों ने उसकी पुश्तैनी जमीन को अपने नाम करवा लिया और अब उसे धमकाया जा रहा है। बता दें कि पीड़िता की शिकायत को सुनते ही जॉइंट मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। मैं यहाँ रुड़की आई थी, वो अपनी ज़मीन, वो उसकी ज़मीन भी बिकवाने लग रहा। आप ये बताओ कि मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी, किसके साथ रहूँगी। मैं यहाँ एसडीएम के यहाँ पे आई थी। कब से परेशान कर रहा है आपका? मुझे 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा। मैं थाने में भी गई थी, वहाँ पे भी कोई समाधान नहीं निकला मेरा, ना मेरी कोई सुनता है। कितने साल का बच्चा है? 4 साल का मेरा बच्चा है। थाना जबरेड़ा का मैटर था, रितु चौधरी करके, उन्होंने अपना एप्लीकेशन देके उसका ज़मीन संबंधित क्या प्रॉब्लम था करके बताया था। एक बार हमने इधर से थानेदार को निर्देश दिया कि एक बार अपना पूरा सुनवाई करें, इनको क्या समस्या है। उसके बाद कुछ ज़मीन संबंधित रजिस्ट्री की बात है तो संबंधित अधिकारी को भी निर्देश दिया जाएगा। खटीमा के नानकमत्ता में आबकारी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां टीम ने बिछुआ गांव के नाले पर चल रही शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 3 भट्टियों को नष्ट किया गया है। साथ ही आसपास की तलाशी के साथ ही यहां करीब 95 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया गया और इसके अलावा लहन को भी नष्ट किया गया है। आबकारी आयुक्त उत्तराखंड एवं जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा खटीमा आबकारी विभाग द्वारा नानकमत्ता क्षेत्र अंतर्गत 3 जलती हुई भट्टियों को तोड़ा गया, 4500 लीटर करीब लहन नष्ट किया गया और 95 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई और अन्य जगहों पे भी दबिश दी गई और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने परखी चारधाम यात्रा मार्ग की जमीनी हकीकत। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक किया यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण। सुनी जन समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश। उत्तराखंड लोक भवन में रखी गई नई इमारतों की नींव। राज्यपाल और सीएम धामी ने किया शिलान्यास। गिनाए फायदे, कहा एक ही भवन में मिलेगी हर सुविधा। किच्चा पहुंचे सचिव आनंद वर्धन ने एम्स सैटेलाइट सेंटर का किया निरीक्षण। परखी व्यवस्था, चारधाम यात्रा के मद्देनजर दिए जरूरी दिशा निर्देश। और रुड़की के लाठरदेवा शेख गांव में गौकशी के मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी नेता पर आरोप, ग्रामीणों ने कहा चमड़े के व्यापार के चलते घटना को दिया अंजाम।